नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सिंचाई विभाग और उत्तराखंड परिवहन निगम लिमिटेड के अंतर्गत कई पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित समारोह का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम धामी ने सभी चयनित छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चयनित युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी समर्पण भाव और मनोयोग के साथ जनसेवा करेंगे, साथ ही सभी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा लाए गए सख्त नकल विरोधी कानून के माध्यम से परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप युवाओं को रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नौकरियां दी गई हैं। नवनियुक्त ड्राफ्टमैन और नलकूप मिस्त्रियों की भूमिका राज्य की सिंचाई व्यवस्था के कुशल संचालन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ड्राफ्ट्समैन न केवल सिंचाई परियोजनाओं के नक्शों और डिजाइनों का निर्माण करते हैं, बल्कि भविष्य के विकास की रूपरेखा भी आप सबके माध्यम से तैयार होती है। वहीं हमारे नलकूप मिस्त्री सिंचाई परियोजनाओं के वे जमीनी स्तंभ हैं जो अपनी तकनीकी कुशलता से किसानों के खेतों तक जल पहुंचाने के कार्य को साकार करते हैं। साथ ही बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्यों में भी सहायता करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने कार्य को राज्य निर्माण और जन सेवा का माध्यम मानकर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और समर्पण के भाव से निभाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार में जो सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन नियुक्त हुए हैं, उसमें से 10 अभ्यर्थी जो राजकीय सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के 10% जो क्षैतिज आरक्षण है, उसके बाद सरकारी सेवा में उनको आज अवसर मिल रहा है। और ये हमने राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर ये विधेयक बनाया, जिससे हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि जैसा अभी युगल किशोर पंत जी बता रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक सच में एक ये बड़ा कठिन निर्णय था और उस निर्णय को लेने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप सबको भली बात याद होगा कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली हुआ करती थी, भ्रष्टाचार होता था, पेन ड्राइव से नकल होती थी, पर्चे लीक कर दिए जाते थे और हर तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर हम हमारे आने वाले कर्णधारों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं। और निर्णय लेने में हमने इतनी सी भी तनिक भी देरी नहीं करी और हमने निर्णय लिया, हम पूरे भारत का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून भी लेकर आए। और उसी का परिणाम हुआ
कि लगभग जो महाराज जी कहते 23,000 से अधिक नियुक्तियां लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गई हैं। वो नियुक्तियां हम बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पक्षपात के करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबको सही प्रकार से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हमारे भाई बहन जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आता था, परिणाम आते थे, तो उनका नाम नहीं आता था, चयन में उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बाद भी, और नाम उनका आता था जो नकल माफियाओं से सांठ-गांठ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, नकल करके पेन ड्राइव से नकल करते थे, पर्चा लीक आउट करवाते थे या ऊंची पहुंच रखते थे। ऐसे लोगों का चयन हो जाता था भाइयों बहनों। और ये धारणा हमारे मेहनत करने वाले, ऐसे हमारे सभी युवाओं के अंदर भी घर कर गई थी कि हम कितनी भी मेहनत करें हमारा चयन नहीं होगा। उनका आत्मबल लगातार गिरता जा रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था, जो अपनी मजदूरी करके, मेहनत करके, छोटी सब्जी की दुकान चलाकर, कोई छोटा सा दूध का कारोबार करके, कोई परचून की दुकान चला के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा चाहे कुछ भी हो, हम अब इस व्यवस्था को बदलेंगे, और हमने इसको शुरू किया। उसी का परिणाम हुआ कि आज प्रदेश में आप कहीं चले जाइए, हर जनपद में कोई परीक्षा हो, हर जनपद से हमारे चयनित अभ्यर्थी मिलते हैं। कोई अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया था, पीसीएस परीक्षा के परिणाम में कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे पीसीएस के अभ्यर्थी चयन न हुए हो, क्योंकि अब चयन का आधार नकल नहीं है, अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं है, चयन का आधार अब नकल माफिया नहीं है, चयन का आधार अब केवल और केवल एक है, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सीएम धामी की मुलाकात को लेकर सियासी बाजार गर्मा गया है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें राज्य हित में सहमति बनाना जरूरी होता है। बाल विवाह, परिसीमन और जाति जनगणना जैसे विषयों पर हमने चर्चा की है। देखिए, शिष्टाचार भी अपनी जगह पर है। राजनीति में शिष्टाचार का अपना मूल्य है, और मैं पहले मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मेरा, और ये आज के मुख्यमंत्री हैं, तो मिलना तो पड़ेगा ना। अब इस समय 3 बड़े क्रिटिकल मामले हैं उत्तराखंड के सामने: पलायन, परिसीमन और जो ये जाति जनगणना का सवाल है। इस जनगणना के सवाल को कैसे हम अपने लाभ में, उत्तराखंड के लाभ में ला सकते हैं। अब ये मामले ऐसे हैं जिसमें जब तक हम आपस में कंसेंसस नहीं बनाएंगे तब तक हम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मालेगांव ब्लास्ट के हालिया घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था या सुरक्षा एजेंसियों की विफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक और सांप्रदायिक उद्देश्य की बू आ रही है। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले जिन मुस्लिम युवकों को मुंबई और मालेगांव बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, वे बाद में बरी कर दिए गए, लेकिन तब धमाकों में मासूम लोग मारे गए थे। और आज भी ये सवाल बाकी है कि उन निर्दोष नागरिकों का असली हत्यारा कौन है। आगे हरदा ने कहा कि अगर सरकार ये सत्य स्पष्ट नहीं कर पाती तो न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों दोनों की गंभीर असफलता मानी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी तथ्यों को हर विषय पर हिंदू मुसलमान और वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मालेगांव ब्लास्ट जैसे गंभीर विषय का राजनीतिक और सांप्रदायिकरण किया जाना निंदनीय है। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिसिंग के लिए ये बड़ी भारी चुनौती है कि पहले महाराष्ट्र एटीएस
का प्रपोज्ड एक केस, वो भी बम ब्लास्टी का था, सीरियल बम ब्लास्ट का था, जिनमें बम ब्लास्ट करने वाले जिनको पकड़े गए थे इत्फाक से वो सब मुसलमान भाई थे, तो वो भी छूट गए। लेकिन बम ब्लास्ट हुआ, उसमें लोग मरे, ये तो वास्तविकता है। वैसे मालेगांव वाले में भी जो है ब्लास्ट हुआ, लोग मरे, वो हकीकत है। तो जो मरे हैं, भारतीय राज्य को उन मरे हुए लोगों के आत्मा के साथ और जो उनके परिजन हैं, जो दुखी परिजन हैं, उनको तो ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हत्यारा कौन है। यदि राज्य सरकार नहीं बता पा रही है तो उसको देखिए, सत्य चीज़ों को तार्किक तरीके से लेने के बजाय भाजपा जो है उसमें अपना बोर्ड देखती है, वो उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है। तो मैं उनके इस प्रयास की निंदा करता हूँ। देहरादून में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण को लेकर प्रीतम सिंह के उठाए गए सवालों को तर्कहीन करार दिया और कहा कि आरक्षण किसी एक जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए तय होता है और ये पूरी तरह नियमों के दायरे में होता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रीतम सिंह अपनी वंशावली की तीसरी पीढ़ी को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। कि मैं बरसों से चुनाव से जुड़ा रहा हूँ और स्थानीय निकाय के चुनाव से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पंचायतों का भी पंचस्थानीय के माध्यम से चुनाव होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी आरक्षण नियमावली के इतर नहीं होता है। और आपने देखा जब चुनाव प्रारंभ हो रहा था तो तमाम लोग न्यायालयों में भी गए, न्यायालय ने भी समय समय पर अपने निर्देश दिए, लेकिन चुनाव हुए नियमावली के आधार पर ही। तो आज भी जो आरक्षण हुआ है या आज भी जो सीटें तय हुई हैं वो नियमावली के आधार पर हुई हैं। कोई व्यक्ति के आधार पर तो सीटें तय कर नहीं सकता। तो जो नियमावली है सरकार उसके हिसाब से काम कर रही है। और सरकार भी क्या, आरक्षण तो सही मायने में तो पंचस्थानीय तय कर रहा है, तो हमने क्या करना। प्रदेश में मानसून का दौर जारी है। जगह जगह पानी भरने, नालियों के चौक होने समेत कई अन्य समस्याएं देखने को मिल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार के विधायक खुद कई बार तमाम समस्याओं को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जगह जगह सड़कों पर पानी भर रहा है, डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, नालियों की सफाई ना होने से नालियां चौक हो रही हैं और ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि मानसून को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। ये तो धरातल में कहीं भी नहीं दिख रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह जल भराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूँ, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूँ, डांट के समझा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात को क्या सुना जाएगा। आज बरसात के सीजन में सारे नाले चौक हैं, कूड़े का पूरा ढेर लगा पड़ा है। डेंगू का सीजन चल रहा, उसकी रोकथाम की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई इनकी, केंद्र में भी, राज्य में भी और देहरादून महानगर में भी। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इनको जो बरसात से पहले जो रणनीति बनानी चाहिए थी, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि हमारी क्या योजनाएं होंगी, इसमें इन्होंने कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। आज पूरा देहरादून जलमय हो चुका है, हर जगह पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, कूड़े की गाड़ियां कई दिनों तक नहीं आ रही हैं, लोगों के घरों के सामने भी कूड़े के ढेर लग चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से सोया। उत्तराखंड सरकार अब राशन वितरण व्यवस्था को लेकर और सख्त हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। राशन कार्ड धारकों को सही और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न मिले, इसके लिए डीलरों की गतिविधियों पर निगरानी तेज की जा रही है। कमलेश रमन ने कहा कि कई बार गलत तरीके से कार्ड धारकों को से राशन की ब्लैकमेलिंग की शिकायतें आती हैं, जो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई डीलर गलत तरीके से राशन वितरण करते हुए पाया गया या राशन को काले बाजार में बिकता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं
और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। और उसी को लेकर के जिस तरीके से, क्योंकि हमारे राशन विक्रेता जो हमारे कार्ड धारक है, उनको राशन कहीं ना कहीं गलत तरीके से वितरण किया जाता है, उन सब पर रोक लगाने के लिए इस पर जांच भी होगी और गलत तरीके से वितरण ना हो। जिनके हमारे सफेद कार्ड बने हैं उन्हीं को वो राशन मिले, गलत तरीके से उसकी ब्लैकमेलिंग ना हो, इसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से डीलर है जो राशन उठान का काम करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है, और जो सही और असली हमारा कार्ड धारक है वो कहीं ना कहीं हमारे राशन से वंचित रह जाता है। तो उसको लेकर के सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है और इसमें कानून प्रक्रिया का भी प्रावधान रखा है कि अगर गलत तरीके से कोई डीलर इस तरीके से गलत करता हुआ पाया गया या राशन को गलत तरीके से बांटता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्योतिर्मठ से पहले पैनी खनौटी नाले के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक निर्माणाधीन पुल का कार्य प्रगति पर है। इसी से सटे हुए मुख्य सड़क पर खनौटी नाले के 200 मीटर के दायरे में हाईवे बदहाल स्थिति में है। जगह जगह सड़कों पर जल भराव के चलते गड्ढे और उनमें भारी कीचड़ के चलते पूरे हाईवे पर दलदल पसरा हुआ नजर आता है। बद्रीनाथ धाम समेत हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी की यात्रा पर प्रतिदिन आने वाले सैकड़ों यात्री वाहनों समेत ज्योतिर्मठ क्षेत्र के स्थानीय वाहनों को आवाजाही इसी बदहाल सड़क से करनी होती है। मजबूरन जान जोखिम में डालकर वाहन चालक इस डेंजर जोन पर वाहन आर पार करने को मजबूर हैं। धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाके में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बीच अब सिंचाई विभाग ने भी मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने अपनी ज़मीनों पर कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। हरिद्वार हेडवर्क के एसडीओ भरत भूषण ने बताया कि विभाग की ज़मीन पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। कई बार अभियान चलाकर कब्जे हटाए भी गए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अतिक्रमण कर लिया गया। अब सिंचाई विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 दिन का नोटिस जारी किया है। तय समय में अतिक्रमण न हटाने पर ध्वस्तीकरण, चालान और मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण के संबंध में हमारी टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती है। उसके माध्यम से जो शिकायतें मिलती हैं या अन्य माध्यमों से हमें जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका निरीक्षण किया जाता है। नोटिस दिए जा रहे हैं। 15 दिवस का समय नोटिस में दिया जा रहा है कि 15 दिवस के अंतर्गत अतिक्रमणकर्ता अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा की स्थिति में 15 दिवस के बाद उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जाती है। सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से अभी वर्तमान में लालजीवाला में नोटिस दिए जा रहे हैं। अभी 1-2 प्रकरण संज्ञान में आए हैं। रानीपुर जाल के आसपास वहाँ भी नोटिस पहुँचाए जा रहे हैं और सभी जगह जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है सब जगह नोटिस की कार्रवाई लगातार गतिमान रहती है। ज़मीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। दरअसल यहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र के नाम से 697 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है। इस भूमि के संबंध में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तर की 2 बार बैठक हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर की दोनों राज्यों में 1 बार बैठक हो चुकी है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है तीनों बैठकों में कि कुंभ मेला क्षेत्र हेतु आरक्षित यह भूमि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में रहेगी। परंतु जब भी बड़े आयोजन होंगे जैसे कांवड़ मेला या कुंभ मेला तो उसके लिए अस्थायी रूप से टेम्परेरीली ये सिंचाई खंड हरिद्वार उत्तराखंड सिंचाई विभाग को अस्थायी रूप से स्थानांतरित की जाएगी, जिसके बाद ये पुनः उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को मिलेगी। हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारी पर गोली चलाने के मामले में तत्कालीन सपा और वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को दोष मुक्त किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की गई है। बता दें कि अदालत के आदेश को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 2 अगस्त 1994 को उत्तराखंड आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड के बाद 3 अक्टूबर 1994 को राज्य आंदोलनकारी तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेता सूर्यकांत धस्माना के देहरादून आवास पर एकत्रित हुए। इस दौरान धस्माना के बचाव में फायरिंग हुई, जिसमें आंदोलनकारी राजेश रावत की मौत हो गई और 2 अन्य आंदोलनकारी जख्मी हो गए थे। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका मुकदमा स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट देहरादून में चला। कोर्ट ने उन्हें सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
इस आदेश के खिलाफ 2012 में सीबीआई ने अपील दायर की थी। अल्मोड़ा के मोहन सिंह कनवाल मोहंदा की लंबाई महज 3 फीट 8 इंच है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि ग्राम सभा फड़का से 4 बार लगातार प्रधान का चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस पंचायत चुनाव में भी मोहन सिंह कनवाल ने प्रधान पद पर शानदार जीत दर्ज की है। मोहन सिंह कनवाल व्यापार मंडल में भी पदाधिकारी रह चुके हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र का विकास ही उनकी प्राथमिकता है। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार अल्मोड़ा व्यापार मंडल से मैंने इस राजनीतिक शुरुआत की। 2 बार व्यापार मंडल में चुनाव जीता। उसके बाद लगातार मेरे ग्रामीणों द्वारा मुझे ग्राम प्रधान के रूप में 4थी बार चुना गया और इस बार फिर मुझे क्षेत्र पंचायत के रूप में पूर्व में चुना गया और इस बार फिर मुझे जो है अल्मोड़ा में ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित किया और मैं इसलिए अपने वहाँ के क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं पिछले बार विकासखंड हॉलबाग के प्रधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी मैंने कार्य किया और उसमें लगातार मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ तमाम जो हमारी महिलाएं होती हैं, हमारे नवयुवक होते हैं, उनको मार्गदर्शक के रूप में भी मैंने कार्य किया और अपने विकासखंड में विकास के लिए लगातार मैं प्रयासरत रहा और उसी का नतीजा मेरी क्षेत्र की जनता उस कार्यों से प्रभावित होकर के मुझे पुनः 4थी बार ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित किया है। इसके लिए मैं पूरी क्षेत्र की ओर से और अपनी जनता की ओर से आप उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। देहरादून के कुख्यात भूमाफिया दीपक मित्तल पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मित्तल ने रेसकोर्स निवासी आर्यन वालिया के पिता को झांसा देकर उनकी करोड़ों रुपए की जमीन अपनी कंपनी पुष्पांजलि रियल्स लिमिटेड इंफ्राटेक को दिलाई और निदेशक बना दिया। इसके बाद साल 2019 में कंपनी के खातों से करोड़ों रुपए अपने साथियों के खातों में ट्रांसफ़र कर फ्लैट खरीदा दिखाया गया, लेकिन असल में रकम हड़प ली गई। मित्तल के खिलाफ अब तक गैंगस्टर एक्ट समेत 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वह अपनी पत्नी के साथ देश से बाहर हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ LOC जारी कर दी है और रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया पूरी कर ली है। फिलहाल पुलिस और ED दोनों एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। आदि आर्यन वाला जी ने शिकायत जो है थाना राजपुर पर दी थी और जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी मसूरी द्वारा इसमें प्रारंभिक जांच की गई। यह प्रकरण हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें पूर्व में भी 9 मुकदमे इसमें दीपक मित्तल और उनकी पत्नी पर दर्ज है और इसकी जब प्राथमिक की जांच के बाद जो तथ्य इसमें सामने आए, जो वादी द्वारा कहा गया कि विभिन्न अकाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो मनीष गर्ग और मनीष गुप्ता नाम के 2 लोग हैं, जिनके द्वारा अपने अकाउंट में पैसे लिए गए थे विभिन्न समय में, जो करीब टोटल 7 करोड़ करीब पैसे जो अलग अलग लिए गए थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उन पैसों को जो है इन्होंने गबन करके कंपनी के द्वारा और वापस जो है मनी लॉन्ड्र करके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि प्राथमिक जांच में जो अकाउंट्स की डिटेल प्राप्त हुई और जो तथ्य आए तो उसके आधार पर मुकदमा थाना राजपुर में दर्ज कर लिया गया। इस प्रकरण में, इस प्रोजेक्ट से प्रकरण में पहले भी पूर्व में 9 मुकदमे इसमें टोटल दर्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। जो अभियुक्तगण फरार है, इन पे इनाम भी घोषित है। साथ ही साथ इसमें लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसमें रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया भी जनपद स्तर से पूर्ण कर ली गई है, क्योंकि नए तथ्य इसमें प्रकाश में है। इसको लेते हुए जो भी नामजद अभियुक्त इसमें नए प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचना में आयोग को निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी साक्ष्य इसमें कलेक्ट करके इसमें आगे की विधिक कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।